मैं योगेश पाल अरोड़ा लगभग 17 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। एक सामान्य कार्यकर्ता से मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी। वैसे मैंने मैकेनिकल में इंजीनियरिंग किया, मेंटेनेंस में स्पेशलाइजेशन था, दिल्ली से रहा और मेरे पास दूसरी जो डिग्री है वो ग्रेजुएशन मैंने करी बीए पॉलिटिकल साइंस से। सोनीपत को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, सोनीपत हम पुराने काल में जाए तो स्वर्णप्रस्थ के नाम से सभी जानते हैं। आज सोनीपत की पांचों एंट्री एग्जिट्स पे जो है आपको पांचों पांडवों के नाम से द्वार बन रहे हैं। एक ऐतिहासिक नगरी है और मुझे लगता है कि सोनीपत को नेतृत्व ऐसा मिले जो सोनीपत की बात करे, सोनीपत की जनता की बात करे, सोनीपत के लोगों के लिए बात करे और जो सोनीपत की जनता का मन है उसके लिए बात करे। सोनीपत में सिर्फ रख रखाव पे ध्यान किसी और नहीं है, सिर्फ फालतू चीजों पर ध्यान दिया जाए। रोडों को उखाड़ कर रख दिया, जनता कह रही कि रोड उखाड़ कर रख दिए। इस वक्त रोडों को उखाड़ने की क्या जरूरत थी? क्या आप क्या कहेंगे इस बारे में? सरकार से सोनीपत स्मार्ट सिटी के अंदर भी इंक्लूड हो गया। सोनीपत आज एसएमडीए, जिसको सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बोल रहे हैं, वो भी डेवलप होगी। यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन बनना महानगर। तो जो बेसिक एम्यूनिटीज के ऊपर तो काम करना ही पड़ेगा ना। जब आप उसको काम करेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे, तो शुरू में तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, शुरू में कहीं ना कहीं मजबूरियां प्रशासन की भी रहती हैं। आपने सीवरेज लाइन डालनी है तो आपको एक वर्ग के लिए गली तोड़नी भी पड़ेगी, सड़क तोड़नी भी पड़ेगी। उसके जनता का इसमें कहना है कि जब रोड उखाड़े गए तो सीवरेज लाइन पहली बार में बड़ी क्यों नहीं कर दी? पहले छोटी लाइन डाल दी जाती है, उसके बाद दोबारा फिर उसको बनाया जाता है, फिर दोबारा फिर उखाड़ा जाता है, फिर बड़ी डाली जाती है। ऐसा क्यों बार बार? यदि ईश्वर ने मुझे मौका दिया, मेरी सोनीपत की जनता ने मुझे मौका दिया, मेरे संगठन ने मुझे मौका दिया, तो निश्चित रूप से मैं बड़े दावे तो नहीं करूंगा कि मैं सोनीपत को कोई लंदन बना दूंगा या पेरिस बना दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो बेसिक कम्युनिटी, जो मूलभूत सुविधाएं सोनीपत की जनता को चाहिए, उसके ऊपर 100% काम करूंगा। उसको डिलीवर करने की मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और आप ये देखिए कि आज जब सोनीपत का डिस्कशन होता है, जब सोनीपत के बारे में हम लोग बात करते हैं और एक ऐतिहासिक नगरी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है कि उसको एक बड़ा एक माइलस्टोन सेट करने का काम भी जो है मेरे द्वारा होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। जी। दोस्तों राम राम नमस्कार। मैं एक बार फिर हूँ आप सभी के सामने और आप देख रहे हैं इस वक्त लव इंडिया न्यूज। और मेरे साथ जो इस वक्त शख्सियत है उनकी पहचान बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार फिर भी हम मिल लेते हैं। योगेश जी नमस्कार। नमस्ते भाई साहब। सबसे पहले तो भाई साहब मैं जानना चाहूंगा, आखिर योगेश पाल अरोड़ा है कौन? सबसे पहले तो भाई साहब आपको, आपके चैनल को जय माता दी, राम राम, नमस्ते, धन्यवाद। मैं योगेश पाल अरोड़ा लगभग 17 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। एक सामान्य कार्यकर्ता से मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे युवा मोर्चा में दायित्व दिया। युवा मोर्चा का मैं कार्यकारिणी का सदस्य रहा, उसके बाद मैं जींद जिले का प्रभारी बना। उसके बाद मुझे मौका मिला, मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष बना युवा मोर्चा में। 4 जिलों का मैं विभाग का प्रभारी रहा। 4 चुनाव लड़वाने का मुझे अवसर मिला, जिसमें से एक मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो आज वर्तमान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बडोली जी, 2019 में जब उन्होंने पहला चुनाव लड़ा विधानसभा राई का, तो उस समय मैं प्रभारी रहा। उसके बाद कृष्णा गिलावत जी के चुनाव का प्रभारी रहा। गनौर में जो नगर पालिका का पहला जो चेयरमैन का डायरेक्ट चुनाव हुआ, उसका मैं प्रभारी रहा। और हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में एक जगह है घुमारवी, उसका मैं प्रभारी रहा। और सौभाग्य से वहां पर जो प्रत्याशी थे राजेंद्र गर्ग जी, वो फूड सप्लाई मिनिस्टर भी बने। तो एक लंबा जो है मेरा कार्यकाल रहा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते। उसके साथ साथ राष्ट्रवाद और अपने धर्म की आस्था में जो है विश्वास रखते हुए जो है मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी मैंने काम देखा। उसके अंदर एक राष्ट्रीय सिख संगत करके एक आयाम है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का, उसका जो है जिला महामंत्री के रूप में भी मैंने काम किया। तो जहां जहां पर संघ को, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी को मेरी आवश्यकता लगी कि मेरी यहाँ उपयोगिता करनी चाहिए, वहां पर बतौर कार्यकर्ता मैंने काम किया और भविष्य में भी जो है मैं काम करता रहूंगा। योगेश जी मैं एक बड़ी बात जानना चाहूंगा, देखिए दर्शक भी जानना चाहते हैं। सबसे पहले होती है
आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में जरूर बताएं। भाई साहब, मैंने मैकेनिकल में इंजीनियरिंग किया, मेंटेनेंस मेरा स्पेशलाइजेशन था, दिल्ली से रहा। और मेरे पास दूसरी जो डिग्री है वो ग्रेजुएशन मैंने करी बीए पॉलिटिकल साइंस से, वो मेरी सुभारती यूनिवर्सिटी से रही। तो मेरे पास जो है मैकेनिकल का डिप्लोमा और इसके साथ साथ डिग्री जो है बीए की है। वैसे तो दोस्तों, आज एक इंजीनियर से दूसरे इंजीनियर की मुलाकात हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैं योगेश जी के साथ काफी लंबे संपर्क में हूं, क्योंकि जब योगेश भाई साहब के पास कृष्णा जी का काम था, ये मीडिया प्रभारी थे उनके, तो तब से मैं इनके संपर्क में आया था पहली बार। और बहुत लंबा कार्यकाल है ये, लेकिन आज जो इंटरव्यू करने का जो मौका मिला है उसके लिए मैं भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाई साहब, एक बड़ी चीज, आप अभी तक एक कार्यकर्ता के रूप में थे, तो आप जो अब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं मेयर के पद के लिए, आपने क्या सोचकर ये तैयारी की कि आपको मेयर के लिए चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए भाई साहब, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता, मैं क्या कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता जो भी है उसका मन होना भी चाहिए और होता भी है कि वो चुनाव लड़े। 90% ऑफ द जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो संगठन की राजनीति करते हैं। 10% कार्यकर्ता हैं जिनको संगठन जो है आगे बढ़ा करके चुनाव लड़वाता है। मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे वो छोटा बड़ा चुनाव कोई भी हो सकता है। तो एक लंबे समय से जो है मैंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन की राजनीति करी है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां मेरी जो ड्यूटी लगाई उसको मैंने 100% देने का काम किया है। मैंने 2024 में विधानसभा की टिकट मांगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो हमारे आज विधायक जो है निखिल मदान जी, उनको टिकट दे करके जो है प्रत्याशी बनाया और सोनीपत की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया उनको। उसके बाद बाई इलेक्शन के अंदर भी जो है हम अच्छी स्थिति के अंदर थे मेयर के, तो वहां पर भी टिकट का आसार बने हुए थे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्टर बेस्ड पार्टी है, वो सभी जानते हैं। हम लोग विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल हैं और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरी प्रथम और आखिरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी रहने वाली है, जिसका झंडा उठा करके जो है राष्ट्रवाद के साथ जो है मैं काम कर रहा हूँ। और जिस प्रकार से लोगों का मन है, आज मैं लोगों के बीच में जब जाता हूँ तो लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो, लोग चाहते हैं कि युवा आकर के जो है सोनीपत का नेतृत्व करे। बिल्कुल। और ये लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद है। और ये मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति नेतृत्व करना चाहता है उसकी ताकत भी बनती है जब उसके पीछे जो है एक, हम लोग बोलते हैं कि लोक शक्ति। हम लोग डेमोक्रेसी के अंदर जीते हैं, डेमोक्रेसी के अंदर रहते हैं, सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश के अंदर हम लोग जी रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जब पब्लिक की आवाज आप बनते हैं, जब पब्लिक बोलती है, जब सोनीपत की देवतुल्य जनता आज ये बोल रही है कि हमारा नेतृत्व योगेश पाल अरोड़ा करे, तो निश्चित रूप से मेरा भी मनोबल बढ़ता है, मेरे साथियों का मनोबल भी बढ़ता है। और मुझे लगता है कि मेरी भारतीय जनता पार्टी, मेरे इष्ट, मेरी भगवती की मेरे पे कृपा रही और मेरे सोनीपत की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद रहा, तो एक मुझे लगता है कि एक सोनीपत के अंदर राजनीति के आयाम बदलने का काम हम लोग करेंगे। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं अपने सोनीपत की। सोनीपत को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, सोनीपत हम पुराने काल में जाए तो स्वर्णप्रस्थ के नाम से सभी जानते हैं। आज सोनीपत की 5 एंट्री एग्जिट्स पे जो है आपको 5 पांडवों के नाम से द्वार बन रहे हैं। एक ऐतिहासिक नगरी है और उस ऐतिहासिक नगरी को मुझे लगता है कि हमें विश्व पटल के ऊपर लेकर के जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं, जो सोनीपत के अंदर जो भी कोई व्यक्ति मुझे लगता है जो यहाँ पर रह रहा है, जो यहाँ का बाशिंदा है, तो प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि यहाँ पर बेसिक एम्यूनिटीज उसको पूर्ण रूप से मिले। बेसिक एम्यूनिटीज का मतलब सीवरेज, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था। तो उसके लिए जो है उसको इधर उधर भागना ना पड़े, उसके लिए उसको इधर उधर परेशान ना होना पड़े। मुझे लगता है कि सोनीपत को नेतृत्व ऐसा मिले जो सोनीपत की बात करे, सोनीपत की जनता की बात करे, सोनीपत के लोगों के लिए बात करे और जो सोनीपत की जनता का मन है उसके लिए बात करे। लेकिन अभी जब पिछले तकरीबन 10 साल से हम देख रहे हैं सोनीपत में बीजेपी की पार्टी है, सरकार है और 4 इंजन जुड़ चुके थे, 5वां इंजन सिर्फ ब्रेक लगाए कि चुनाव होने हैं। लेकिन अगर हम बात कर ले तो सोनीपत में सिर्फ रख रखाव पे ध्यान किसी और नहीं है, सिर्फ फालतू चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। रोडों को उखाड़ कर रख दिया, जनता कह रही है कि रोड उखाड़ कर रख दिए। इस वक्त रोडों को उखाड़ने की क्या जरूरत थी? क्या आप क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसा जी, पिछले 5 साल से आपने देखा होगा कि कांग्रेस के विधायक रहे सुरेंद्र पवार जी, और किस प्रकार से जो है सोनीपत की जनता ने उन्हें एक बड़ा मैंडेट दे करके जो है विधानसभा में भेजा था।
लेकिन सोनीपत की जनता के मन के अनुरूप जो उन्होंने काम नहीं किया और सोनीपत की जनता ने उन्हें सत्ता से बेदखल करने का काम किया, वो सबके सामने एक बड़े मैंडेट के साथ जो है निखिल मदान जी ने चुनाव जीता। आज जिस विषय की आप बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि सोनीपत को जिस प्रकार से सोनीपत स्मार्ट सिटी के अंदर भी इंक्लूड हो गया, सोनीपत आज SMDA जिसको सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बोल रहे हैं, वो भी डेवलप होगी। यहाँ पर कि मेट्रोपॉलिटन बनना है, महानगर बनना है सोनीपत। तो जो बेसिक एम्यूनिटीज के ऊपर तो काम करना ही पड़ेगा ना। जब वो आप उसको काम करेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे, तो शुरू में तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, शुरू में कहीं ना कहीं मजबूरियां प्रशासन की भी रहती हैं। आपने सीवरेज लाइन डालनी है तो आपको एक बार के लिए गली तोड़नी भी पड़ेगी, सड़क तोड़नी भी पड़ेगी, उसके बाद जो उसका निर्माण होगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार की थोड़ी सी कड़वी डोज जो है पूरी जिंदगी भर के लिए जो है सोनीपत को एक नया आयाम देगी। जी, लेकिन जनता का इसमें कहना है कि जब रोड उखाड़े गए तो सीवरेज लाइन पहली बार में ही बड़ी क्यों नहीं कर दी गई? पहले छोटी लाइन डाल दी जाती है, उसके बाद दोबारा फिर उसको बनाया जाता है, फिर दोबारा फिर उखाड़ा जाता है, फिर बड़ी डाली जाती है, ऐसा क्यों बार बार? देखिए, जिस समय पर पहले सीवरेज लाइन डली होंगी तो उस समय पर जो पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से एक क्राइटेरिया मुझे लगता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी रहे होंगे या जो भी अथॉरिटीज रही होंगी, उन्होंने उसी हिसाब से उसकी कैलकुलेशंस करी होंगी। अभी जिस प्रकार से पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती जा रही है, जिस प्रकार से सोनीपत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो उस हिसाब से जो नए सीवरेजेस की आवश्यकता है या और बेसिक कम्युनिटीज की आवश्यकता है, उसके ऊपर जो है प्रशासन भी काम कर रहा है, सरकार भी काम कर रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से ट्रिपल इंजन की सरकार जो हरियाणा के अंदर चल रही है, तो मैं समझता हूँ कि एक नया सोनीपत जो है, एक विकसित सोनीपत की ओर जो सोनीपत अग्रसर हो रहा है। योगेश जी, जैसे कि आप भी इंजीनियर हैं और मैं भी इंजीनियर हूँ, एक इंजीनियर की सोच होती है कि हम अक्सर 20 साल आगे की सोचते हैं। निश्चित। तो आपको क्या लगता है कि आप आने वाले 20 साल की क्या सोचते हैं? देखिए, यदि ईश्वर ने मुझे मौका दिया जी, मेरी सोनीपत की जनता ने मुझे मौका दिया, मेरे संगठन ने मुझे मौका दिया, तो निश्चित रूप से मैं बड़े दावे तो नहीं करूंगा कि मैं सोनीपत को कोई लंदन बना दूंगा या पेरिस बना दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो बेसिक कम्युनिटी, जो मूलभूत सुविधाएं सोनीपत की जनता को चाहिए, उसके ऊपर 100% काम करूंगा, उसको डिलीवर करने की मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और आप ये देखिए कि आज जब सोनीपत का डिस्कशन होता है, जब सोनीपत के बारे में हम लोग बात करते हैं और एक ऐतिहासिक नगरी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है कि उसको एक बड़ा एक माइलस्टोन सेट करने का काम भी जो है मेरे द्वारा होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। जी, योगेश जी, आपको क्या लगता है जो अब हमारा शहर है सोनीपत, इसके आसपास के कुछ गांव भी हैं, शिक्षा और रोजगार की तरफ किसी का ध्यान नहीं है अगर हम बात करते हैं, तो आप उसमें क्या है भूमिका निभाने वाले हैं? देखिए, अभी हम लोग बात करें, हम लोग एक अर्बन सिटी के अंदर रह रहे हैं, आसपास के गांव हैं, गांव भी जो है लगभग सोनीपत के अंदर है, और गांव की स्थिति कोई गांव वाली नहीं है। आज की डेट में नगर निगम का पार्ट है वो, और वहां पर भी डेवलपमेंट जो है बहुत अच्छी स्तर पर हो रही है। तो बस जहां तक बात है आपने बोला नौकरी के लिए, तो हमारी सरकार जिस दिन से 2014 के अंदर सरकार बनी, तो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने उस समय नारा दिया था, बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी देने का। आज आप ये देखिए कि एक कमेरे का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा, एक गरीब का बच्चा, एक किसान का बच्चा जो है बिना पैसे दे करके जो है नौकरी लग रहा है, वो सबके सामने है। और आज से पहले की सरकार, 2014 से पहले की सरकारों के अंदर क्या हुआ करता था कि नौकरियों की बोलियां लगा करती थी, एक मंडी सजा करती थी, जिसमें विधायकों को, जिसमें सांसदों को, जिसमें और जो रसूखदार नेता उस समय पर कांग्रेस की सरकार में हुआ करते थे, तो उनको जो है उनके टेंडर बांटा करते थे कि 10, 20, 50 नौकरी पर व्यक्ति के हिसाब से वो बांट दी जाती थी। और आप देखते होंगे, अगर आपको भी ध्यान होगा, क्योंकि आप पत्रकारिता में एक लंबे समय से, और मैं बड़ा आपका सम्मान करता हूं भाई साहब, तो मैं ये समझता हूं कि उस समय का वाकया भी आपको, उस समय का जो माहौल था वो भी आपको ध्यान में होगा कि किस प्रकार से एक किसान को अपनी जमीन बेच करके जो अपने बच्चे की नौकरी के लिए पैसे देने पड़ते थे। आज आप जाकर के लोगों से बात कीजिए, आप लोगों के घरों में जो जिनके सरकारी नौकरियां ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप बी जो लग रही हैं, जो यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं बच्चे, तो आप देखिए ना कहाँ पर क्या माहौल बन रहा है कि लोग जो है भारतीय जनता पार्टी का गुणगान कर रहे हैं, मनोहर लाल जी का धन्यवाद दे रहे हैं, हमारे हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी के गुणगान कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से आपको ध्यान होगा कि जब नायब जी के नेतृत्व वाली दूसरी सरकार बनी, तो पहले दिन नायब जी ने सरकार बनने से पहले ये वादा किया था, मैं बैठते ही जो है युवाओं को रोजगार दूंगा, और ज्वाइन करते ही उन्होंने जो है एक बम्पर नौकरी देने का काम जो है हरियाणा के युवाओं को किया। कांग्रेस का कहना है कि जो मुख्यमंत्री है हरियाणा के नायब सिंह सैनी जी, वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो एक डमी उनको बिठाया गया है, काम तो कोई और कर रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे?
देखिए, मैं समझता हूँ कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो छवि है, जो उनका व्यक्तित्व है और जिस प्रकार से लोगों से वो मिलते हैं, आज से पहले क्या आपने कभी कल्पना करी थी कि मुख्यमंत्री से मिल कोई भी व्यक्ति आम जाकर के मिल लेगा? हमारे सामने हमारे कैमरामैन भाई बैठे हैं, अगर ये भी व्यक्तिगत तौर पे जाकर के मिलना चाहे तो मुख्यमंत्री 24/7 जिस दिन भी अवेलेबल वो चंडीगढ़ में होते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति से मिलने का काम करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की जन सुनवाई करने का काम करते हैं और उनके हंसी के उनके जो उनका जिस प्रकार का व्यक्तित्व है, जिस प्रकार से लोगों से मिलते हैं, तो उसके कायल तो विपक्ष भी है। मुझे लगता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, एक मुद्दाहीन विपक्ष जो है वो चल रहा है, तो वो जो बौखलाहट है वो विपक्ष में दिखती है और मैं समझता हूँ कि ये जो बौखलाहट है, ये जो बात है, निश्चित रूप से जो है अगली सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में बनने वाली है। योगेश जी, एक बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी एक बड़े नेता है, बड़ा नाम है, हालांकि मैं उन पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहूंगा। उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि नरेंद्र मोदी जो है वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, 4-5 लोग प्रधानमंत्री है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है जी, नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं वो। दूसरी बात, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को सबसे पहले तो भारत को समझने की आवश्यकता है, भारत की संस्कृति को समझने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करती है, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोलती है। देश के प्रधानमंत्री जब राष्ट्र की बात करते हैं तो राहुल गांधी उनका मजाक उड़ाते हैं। आज आप देखिए कि भारत की जिस प्रकार से ताकत बढ़ रही है तो विश्व जो है उनका लोहा मान रहा है। आज जब आप देखिए कि रशिया यूक्रेन के अंदर जब जंग हुई तो प्रत्येक भारतीय नागरिक को निकालने का काम जो इस देश के प्रधानमंत्री ने किया। और आप लोगों ने तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा कि किस प्रकार से जो है अन्य देशों, इनफैक्ट पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स थे वहां पर, उन्होंने भी जो है भारत का झंडा लेकर के जो है वहां से पलायन करने का काम किया। आज भारत की जो है कूटनीति का सल्यूट करते हैं हम सभी लोग कि जब भारत की बात होती है तो भारत को स्वीकार्यता दी गई। आज हम लोग जो है तीसरी इकोनॉमी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज इस हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वंदे भारत जैसी ट्रेन देकर के जो है भारत का नाम रोशन करने का काम किया कि इस प्रकार का जो है आयाम भारत स्थापित कर सकता है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष के पास, राहुल गांधी के पास जो है कोई मुद्दा नहीं है, एक मुद्दाहीन राजनीति वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ठीक है, क्योंकि कांग्रेस के युवराज हैं वो, और कांग्रेस ने जो है उन पे अपनी कृपालता करते हुए, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई और चेहरा तो है नहीं, तो कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी को आगे बढ़ा करके जो है वो अपना नेतृत्व कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है बतौर एक राजनीतिक कार्यकर्ता मैं सुझाव देना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी को कि राहुल गांधी जी को बोलिए कि वो जाकर के देश में भ्रमण करें। केवल सोशल मीडिया के माध्यम से किसी घर जाकर के भोजन करके जो है वो उसको सोशलाइट करते हैं, वो केवल और केवल सोशल मीडिया मैनेजमेंट है उनकी। उससे बाहर निकल के लोगों के बीच में जाकर के लोगों की समस्या समझने का प्रयास करें। और जो मुझे लगता है कि जो मन चोरी जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कामों से करी, जिस प्रकार से भारत का मान सम्मान बढ़ा, तो मैं समझता हूं कि उसको भी राहुल गांधी जी को समझने की आवश्यकता है। एक अच्छे विपक्ष के रूप में उनको काम करना चाहिए, मुद्दाहीन काम करके जो है देश की छवि धूमिल करने का काम ना करें। अगर हम अभी राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, राष्ट्रीय स्तर की बड़ी बातें हैं, हम राज्य स्तर पे आ जाते हैं। राज्य स्तर पे अगर बात कर लेते हैं तो इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी बड़े नेता है, पुराने नेता है, जाने माने नेता है, वो लगातार जो है बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं पीछे धकेलने का काम नहीं कर रहे? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो हरियाणा में तीसरी बार जब सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने, तो 1 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता विपक्ष के लिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए लड़ते रहे, मांग करते रहे कांग्रेस पार्टी के अंदर कि मुझे बनाए। वो अपने सम्मान के लिए, अपने जगह बनाने के लिए लड़ते रहे। आज वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, वो उनका व्यक्तिगत विषय हो सकता है। लेकिन आप एक बात मान के चलिए, कांग्रेस के अंदर के खेमे से भी एक ही आवाज आती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से जो है जो उनका जो नेतृत्व था उसकी वजह से जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी नीति पे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना खर्ची पर्ची की नौकरी पे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पारदर्शिता पे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ जो है तीसरी बार हरियाणा के अंदर बनी। जिस प्रकार का नेतृत्व जो हरियाणा सरकार के अंदर है, जिस प्रकार का नेतृत्व नायब सिंह सैनी कर रहे हैं, हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि विपक्ष के पास कुछ नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुझे लगता है रिटायरमेंट का समय आ चुका है। कद्दावर नेता है वो, लेकिन मुझे लगता है रिटायरमेंट का समय आ चुका है, उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और नई पीढ़ी को जो आगे बढ़ाना चाहिए।
एक और बड़ी बात सामने आ रही थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ये कुछ इस तरह की बातें आई थी कि उन्होंने अपने बेटे की राजनीति को चमकाने के लिए जो है बीजेपी को आगे लेकर आए हैं, कांग्रेस को उन्होंने पीछे पछाड़ दिया। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, मुझे तो इसमें क्या ही कहना है, वो तो व्यक्तिगत भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से आप पूछेंगे तो वो बेहतर रहेगा। व्यक्तिगत राजनीति वो करते हुए हैं लंबे समय तक जी। 1 दशक तक वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और आज मुझे आपसे एक बात मैं साझा करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो उससे पहले मैं हरियाणा प्रदेश का युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष था जी। तो हम लोगों ने, जब हम लोगों के बीच में गए बतौर विपक्ष की भूमिका हम लोग निभा रहे थे, तो जब युवाओं से हम लोग बात करते थे, जो बात मैंने आपको पहले कही कि अपनी जमीन बेच करके जो है लोग नौकरी लगा करते जी। लोगों से ब्याज पे पैसा उठा करके जो है इन अपना जो इसके नौकरियों के जो व्यापारी थे, जो सौदागर थे, उन लोगों के साथ जाकर के मिल करके जो उनको पैसा दिया करते थे और अपने बच्चे की नौकरी लगवाया करते थे। तो जब उस समय पर युवा जब रोता भी लगता था, तो हमने जब उनसे बात करी तो हमारे उस समय के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मुकेश गौड़ जी ने और हम सभी युवा मोर्चा की टीम ने ये मन बनाया कि हम एक प्रदेश व्यापी एक आंदोलन करेंगे। हम सभी के सभी जिलों के अंदर जाकर के जो प्रदर्शन करेंगे और अपना कि समान विकास, समान रोजगार, हमारा अधिकार, ऐसा करके हमने एक मुहिम चलाई और उसका समापन हम लोगों ने जाकर रोहतक के अंदर किया। उस समय के मुख्यमंत्री के घर का घेराव करने का काम हम लोगों ने किया। तो मुझे लगता है कि उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक स्टेटमेंट हुआ करती थी कि मेरी 2 आंखें हैं, सोनीपत और रोहतक। क्या और जिले हरियाणा के अंदर नहीं थे? केवल सोनीपत और रोहतक का विकास करना था। और मैं तो उस समय पर भी मैं एक ही बात बोलता था और आज आपके चैनल के माध्यम से भी ये बात मैं याद करवाना चाहता हूँ कि उस समय पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की 2 आंखें नहीं थी, केवल एक आंख से वो रोहतक पर ध्यान दिया था, सोनीपत पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं था। ना सोनीपत के विकास पे ध्यान था, ना सोनीपत के युवाओं पे ध्यान था, और सोनीपत के अलावा पूरे हरियाणा के ऊपर कहाँ ध्यान था उनका। केवल रोहतक को चमकाने का काम किया उन्होंने। आज रोहतक वाले कहते हैं कि रोहतक कहाँ चमका। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भेदभाव की राजनीति करी, और आप ये देखिए कि हमारी सरकार से पहले आदरणीय मनोहर लाल जी, आदरणीय नायब जी की सरकार से पहले जितने भी मुख्यमंत्री बने, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे, चाहे बंसी लाल जी रहे, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने केवल अपने क्षेत्रवाद की राजनीति करी, अपने क्षेत्र को बढ़ाया, अपने क्षेत्र का विकास किया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारों के अंदर जो है चहुमुखी विकास जो है पूरे प्रदेश का हुआ, समान विकास, समान रोजगार देने का काम किया तो हमारी सरकार ने। तो योगेश जी, अब हम बात कर लेते हैं अपने शहर की। सबसे बड़े 3 प्रयास अगर जनता आपको मौका देती है तो आप कौन से काम पर ध्यान देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरा भाई साहब जो सबसे पहला टारगेट है वो है बेसिक एमिनिटीज जी। कि सोनीपत में सीवरेज को लेकर के कोई इश्यूज ना हो जी। हर चीज व्यवस्थित चले, लाइट्स को लेकर के इश्यूज ना हो जी। स्ट्रीट लाइट्स होनी चाहिए, बिजली कट्स नहीं होने चाहिए, कहीं पर तारे लटकी नहीं होनी चाहिए, रेगुलर वाटर सप्लाईज होनी चाहिए। एक बात तो ये। दूसरा, मेरा ये मन है कि ईश्वर मुझे मौका देता है, मुझे सोनीपत की जनता मौका देती है, भारतीय जनता पार्टी मेरी मौका देती है, तो मेयर बनते ही सबसे पहला मेरा टारगेट रहेगा 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है एक ऐप ऐसी लॉन्च की जाए, क्योंकि आज की डेट में लगभग हर दूसरा व्यक्ति जो है फोन यूज करता है, एंड्रॉइड एप्पल दोनों यूज करता है, जिसके अंदर उस ऐप के माध्यम से आपकी जो भी समस्या हो उस समस्या का निवारण जो है 24 से 48 घंटे के अंदर किया जाए, ताकि लोगों को नगर निगम के चक्कर ना काटने पड़े, अपने पार्षद को भी उसके पास भी जाने की आवश्यकता ना पड़े, केवल उस पोर्टल के माध्यम से जो लोगों का समाधान हो जाए। तीसरा, सोनीपत जिस प्रकार से बढ़ रहा है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है सोनीपत की, सोनीपत का ट्रैफिक भी बढ़ रहा है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सोनीपत में एक मल्टी लेवल पार्किंग की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो जैसे हमारा नियर बाय सुभाष चौक है, सुभाष चौक के आसपास कच्चे क्वार्टर है, कच्चे क्वार्टर सोनीपत का हार्ट ऑफ द सिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, अपना सोनीपत का कनॉट प्लेस है, और अभी कुछ समय बस स्टैंड भी खाली होने वाला है, बस स्टैंड भी खाली होने वाला है। तो मुझे लगता है कि सोनीपत के सराउंडिंग में जिस हिसाब से पार्किंग व्यवस्था चरमराई हुई है, जिस प्रकार से जाम रहता है, कहीं ना कहीं हमारे जो पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी भाई हैं जो उनको भी कहीं ना कहीं परेशानी रहती है, उससे निजात करवाने का काम भी जो रहेगा। ये 3 प्रायोरिटीज पे जो हम लोग काम करेंगे। अगर हम बात करें सोनीपत की सेफ्टी जी, सेफ्टी पर क्या कुछ रहेगा आपका? देखिए, निश्चित रूप से सोनीपत जिस हिसाब से दिल्ली एनसीआर के पास है जी, और एक एरिया जो हमारा नियरेस्ट जो है वो यूपी को भी लगता है, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन तो क्रिमिनल्स की रहती ही है यहाँ पर। तो एक बड़ी मुहिम जो है हम लोग को चलानी भी चाहिए, और मुझे लग रहा है कि ईश्वर ने मौका दिया। हालांकि मेरे वो आधिकारिक क्षेत्र से बाहर का विषय है, वो विषय इसलिए बाहर का है क्योंकि मेयर का काम है सोनीपत की डेवलपमेंट करना, अपने एरिया की डेवलपमेंट करना, नगर निगम क्षेत्र की।
लेकिन फिर भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं उसका कार्यकर्ता हूँ। तो जहां पर भी जो अपने हमारे बच्चों की, हमारी महिलाओं की, हमारी बहनों की जो सुरक्षा है और आम जन की सुरक्षा, उसको लेकर के जो हम लोग काम भी करेंगे, निरंतर करते भी रहे, और एक अच्छा जो है मुझे लग रहा है कि एक परिवर्तन हमारे आसपास आएगा। जी। तो योगेश जी, मेरा सबसे बड़ा और आखिरी सवाल, योगेश अपनी जनता के साथ किस तरह खड़े रहेंगे? भाई साहब, मैंने ना पहली बार ऐसा हुआ कि आप पहला इंटरव्यू आपके साथ किया। जी। मैंने जितने भी मेरे पत्रकार साथी भाई आए जिनके साथ मैंने इंटरव्यू साझा किया, जी। साक्षात्कार में मैंने एक चीज बोली, और ये कोई दिमाग से नहीं, ये दिल से कहने वाली बात है। जी। मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। राजनीतिक कार्यकर्ता से पहले मैं सोनीपत का बच्चा, सोनीपत का बेटा और सोनीपत का भाई हूँ। जी। सोनीपत की देवतुल्य जनता को जब जब जहां जहां मेरी आवश्यकता पड़ी, मैं 24/7 अवेलेबल रहा। जी। और ये मेरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को, सोनीपत की देवतुल्य जनता को यह आश्वस्त करता हूँ कि यदि मुझे मौका मिला तो 24/7 आप लोगों के बीच में पहले भी रहूं, आगे भी रहूंगा। मैं दिमाग से नहीं, दिल से राजनीति करने वाला व्यक्ति हूँ भाई, सब सामान्य परिवार से आता हूँ। तो जो जनता के बेसिक कम्युनिटीज, जो जनता को मूलभूत सुविधाएं चाहिए, जहां पर व्यवस्था कोई लगता है कि यहाँ पर चरमरा रही है, तो जहां जहां जब जब सोनीपत की जनता मुझे बुलाएगी तो मैं 100% अवेलेबल रहूंगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सोनीपत को आश्वस्त करता हूँ। एक आखिरी और बहुत बड़ा सवाल है, ये मेरे मन में भी है और जनता भी पूछती है अक्सर, आप राजनेता जनता की सेवा के लिए बनना चाहते हैं या फिर पैसा कमाने के लिए? देखिए, ईश्वर का दिया सब कुछ है भाई साहब जी। मैंने आज तक किसी चैनल पे ये बात नहीं करी, लेकिन आज चलो चर्चा है तो कर लेते हैं। जी। मैं एक ईश्वर की कृपा से, भगवती की कृपा से एक संपन्न परिवार से आता हूँ। पिताजी मेरे किसान हैं, और आज लोग किसान को किसान की जगह ना उसको जमींदार बोलना शुरू कर देते हैं। जिस हिसाब से हमारी सरकार के अंदर जमीनों के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो बहुत संपन्नता है जी परिवार में। हम जॉइंट फैमिली के अंदर हैं, छोटे ब्रदर मेरे एडवोकेट हैं, एक हाँ, मतलब बहुत कृपा है हमारे ऊपर। तो फाइनेंस इज नॉट एन इशू, पैसे की कोई लालच नहीं है भाई साहब। पैसे की यदि कोई लालसा होती तो यहाँ पर ना, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में ना होकर के मैं शायद कहीं, क्योंकि 2 डिग्रीज मैं ले रहा हूँ। अभी आपने कहा एक इंजीनियर से बात कर रहा है, तो मैंने जब मेरी प्लेसमेंट हुई, मैं गुडिया टायर्स में एज अ GT लगा, मैंने वहाँ पर एज अ ट्रेनी काम किया। उसके बाद मैंने वोल्टास में काम किया, मैंने और मल्टीनेशनल कंपनीज में भी काम किया, और उसके बाद मैंने खुद का कुछ सेटअप अपने रन किए। तो यदि मैंने पैसा कमाना होता तो मैं अपना व्यवसाय अच्छा कर रहा था, वेल ऑफ उसमें था। लेकिन मुझे लगता है कि जब कोई वास्तविकता में अपने लड़ाई लड़ रहा है, कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो प्रशासनिक लड़ाई है, चाहे वो अपने अधिकारों की लड़ाई है, जब वो असहज महसूस करता है तब वो किसी राजनीतिक नेता, किसी कार्यकर्ता के पास जाता है। तो मुझे लगता है कि मुझे 100% डिलीवर करके जो है वो सोनीपत की जनता किस प्रकार से सुखद रहे, किस प्रकार से सोनीपत के अंदर रामराज की स्थापना हो, तो उस दिशा के अंदर जो है मैं काम करूंगा। और निश्चित रूप से आप ये देखिएगा कि आज जो सोनीपत की जनता है उसका मन ये है कि हमारा नेतृत्व वो व्यक्ति करे जिसका हम हाथ पकड़ के काम करवा सकें। बिल्कुल, जिसको फोन करने से पहले हमें 4 बार सोचना ना पड़े कि वो व्यक्ति हमारा फोन उठाएगा कि नहीं उठाएगा। और मुझे लगता है कि आज इसी वजह से कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लोग एक परिवर्तन देख रहे हैं, जिस प्रकार से लोग नेतृत्व परिवर्तन देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सोनीपत की जनता ने भी मन बना रखा है कि योगेश पाल अरोड़ा एक मजबूत विकल्प हो सकता है, क्योंकि ये हमारे जैसा ही और हमारे बीच का ही एक व्यक्ति है जो हमारा नेतृत्व करने वाला है। योगेश जी, मैं सबसे पहले तो आपको एक बात कहना चाहूंगा, आपका इंटरव्यू करने का मकसद जनता की बातें आप तक पहुंचाना, उनकी आवाज आप तक पहुंचाना, जनता क्या चाहती है उनके सवाल आपसे करना, ये मेरा पहला और आखिरी मकसद था। और मैं एक बात और कहूंगा, आपका जो इंटरव्यू है वो मेरे चैनल पर जीवन भर रहेगा, हम चैनल से ये कभी डिलीट नहीं करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, याद रखें, आने वाले 5 साल अगर योगेश पाल अरोड़ा जी को आप मौका देते हैं तो 5 साल जो बातें कही हैं वो रिकॉर्डेड है और चैनल पर रहेंगी, और आप कभी भी सवाल कर सकते हैं कि भाई साहब ने फोन नहीं उठाया। हमारा फोन 24/7/365 ऑन रहता है। व्हाट्सएप आप जब चाहे कर सकते हैं, जब चाहे कॉल कर सकते हैं। आपकी आवाज, हम बैठे हैं, अगर आपकी आवाज नहीं सुनी जा रही है तो छोटी सी एक कॉल, एक छोटा सा मैसेज, हम आपकी आवाज बन सकते हैं। योगेश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक बात और कहूंगा आखिर में, हमेशा ऐसा उम्मीदवार चुने
ताकि आपको परेशान ना होना पड़े, 5 साल आपको पीछे पीछे ना भागना पड़े, सिर्फ आपसे एक फोन कॉल की दूरी पर हो। अगर ऐसा होता है तो सिर्फ एक पढ़ा लिखा एक ऐसा उम्मीदवार चुने जो आपके लिए 24 घंटे खड़ा रहे। ऐसी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। राम राम, नमस्कार, जय हिंद।